गर्भवती लोमड़ी। बहुत समय पहले की बात थी। एक जंगल में एक लोमड़ी रहती थी। वह बहुत अच्छी और सभी जानवरों से प्यार से रहती थी। सभी जानवर उस लोमड़ी के साथ भी प्यार से रहते थे। कभी कभी लोमड़ी को कुछ जानवर भोजन करने के लिए भी बुलाते थे। एक दिन उस लोमड़ी को पता चलता है कि वह गर्भवती है। तब से उसे मांस खाने की बहुत इच्छा होने लगी। सभी जानवरों को वो खाना चाहती थी, लेकिन दोस्त होने के नाते उसे मार नहीं सकती थी। लेकिन एक दिन, मुझसे अब नहीं हो रहा है, मुझे जानवर की मांस चाहिए। अब से दोस्ती नहीं और कुछ भी नहीं, मेरे बच्चे को अब अच्छा खाना दूंगा। ऐसा सोचकर उस लोमड़ी ने जानवरों को शिकार करना शुरू कर दिया। हर रोज लोमड़ी कोई ना कोई जानवर को मारकर खाने लगती है। ये देखकर सारे जानवर जैसे कि खरगोश, हाथी, हिरण, घोड़ा और गधा सब परेशान होकर कुछ करना चाहते थे। सभी जाकर शेर के पास गए और लोमड़ी की शिकायत किया। शेर जी, अब आप ही उस लोमड़ी से हमें बचा सकते हैं। आप कुछ कीजिए, नहीं तो हम सभी मारा जाएंगे। ठीक है, उसे बुलाइए। शेर की बुलावा आते ही उस लोमड़ी शेर के पास आया। तभी शेर ने उसको धमकाया। अरे ओ लोमड़ी, तुम क्यों सबको परेशान कर रहे हो? सबको क्यों मार रहे हो? मैं अभी गर्भवती हूँ जी। मुझे मांस खाने की बहुत इच्छा हो रही है, इसीलिए मैं ऐसा कर रही हूँ। तुम अपनी दोस्तों को ऐसा मारना नहीं चाहिए। उसके लिए तुमको कुछ और करना पड़ेगा। अगली बार ऐसा किया तो अंजाम बुरा होगा। लोमड़ी को समझ में नहीं आया कि वह क्या करे। ऐसा सोचकर वह लोमड़ी जंगल के पास एक गांव में चली जाती है। ऐसा रोज जाकर एक दिन मुर्गियों को, अगले दिन बकरियों को खाना शुरू करती है। ये कुछ गांव के लोग देख लेते हैं और परेशान हो जाते हैं। एक दिन कुछ गांव के लोग हाथ में कुल्हाड़ी लेकर चुपके से लोमड़ी को आने के लिए इंतजार करते हैं। जब लोमड़ी गांव में खाने के लिए आती है, तभी सारे लोग उस पर वार करते हैं। लोमड़ी सबको देखकर घबरा जाती है और ऐसा बोलती है, अरे ओ मुझे छोड़ दो, मुझ पर दया करो। मैं गर्भवती हूँ, इसीलिए मैं शिकार करने यहाँ आ रही हूँ। मुझ पर दया करो, छोड़ दो। लेकिन गांव वाले सुनते ही नहीं। एक साथ सब उसको लोमड़ी को कुल्हाड़ी से वार करते हैं। ऐसा उस लोमड़ी का पेट घायल हो जाता है। तभी उस लोमड़ी के पेट से एक सुंदर लोमड़ी की बच्ची निकलती है। तब लोमड़ी बोली, आप सब मेरे बच्चे को मत मारो, दया करके इसे जंगल में छोड़ दो। ऐसा बोलकर लोमड़ी मर जाती है। तभी एक आदमी उस लोमड़ी के बच्चे को लेकर जंगल में छोड़कर आता है। एक दिन जंगल में एक सपेरा सांप की तलाश में पहुंचा। आज तो खाली हाथ नहीं जाऊंगा, इतना बड़ा जंगल है, कोई ना कोई सांप जरूर मिलेगा। सपेरे ने बीन बजानी शुरू की, जिसे सुनकर पास ही के पेड़ पर बैठे नाग और नागिन नीचे आ गए और सपेरे के पास पहुंचकर नाचने लगे। इतनी जल्दी अपने शिकार पाकर वो बहुत खुश हुआ। अरे वाह, दो शिकार, आज का दिन बहुत अच्छा है। सपेरा दोनों को पकड़कर अपने साथ ले जाता है। सपेरा खुशी के मारे फूला नहीं समाता और मन ही मन बहुत खुश हो जाता है और सोचने लगता है, अब तो मुझे इन्हें बेच देना चाहिए, बहुत पैसे मिल जाएंगे, खूब मजा करूंगा। सपेरा इतना खुश था कि उसकी खुशी संभाले नहीं संभल रही थी, जिस कारण वो तेज तेज चलने लगा। अरे जल्दी जल्दी चलकर पहुंच जाता हूँ, इनका नाच दिखाऊंगा, इनका सारा जहर निकाल कर अपने कब्जे में रखूंगा, फिर मैं जो चाहूंगा ये वो करेंगे। सपेरा इतना खुश था कि वो तेज और तेज चलने लगा। चलते चलते रास्ते में वो बड़े से पत्थर से टकराकर गिर गया। सोचने के कारण उसका ध्यान उस पत्थर पे गया ही नहीं था। अरे बाप रे, इतनी जोर से चोट लग गई। अरे 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 मेरी टोकरी से ये सब सांप कहाँ चले गए? ये सांप कहाँ चले गए?
सपेरे ने अपनी खुशी में अपने दोनों शिकारों को खो दिया। ये क्या हो गया? ओहो, मैंने आज दो शिकार पकड़े, मगर अपनी बेवकूफ़ी के कारण आज मैंने दोनों को खो दिया। सांप बहुत चतुर थे। इस मौके का फायदा उठाकर वो बहुत पहले ही टोकरी से निकलकर एक पेड़ पर चढ़ गए थे। बेचारा सपेरे को अपने शिकार से हाथ धोना पड़ा। ये मैंने क्या किया? आज का दिन बहुत बुरा है। रामपुर गांव में मीनू नाम की एक अमीर औरत रहा करती थी। उसके पास बहुत बड़ा घर, बहुत सारे खेत और बहुत पैसा था। लेकिन उसने घर में कोई नौकर नहीं रखा था। वो सारा काम अपनी बहू से करवाती थी। उसकी बहू बहुत अच्छी थी। अरे ओ बहू, घर का काम अभी तक खत्म नहीं हुआ क्या? बस माँ जी, होने ही वाला है। 10 साल हो गए तुझे इस घर में। तुझे अभी तक घर के तौर तरीके समझ नहीं आए। जल्दी फारिग हो जाया कर काम करके। मीनू अपनी बहू राधा को बहुत कोसती थी, लेकिन राधा उसे कभी कोई जवाब नहीं देती थी। मीनू की सफाई का शौक हमेशा सर चढ़कर बोलता और हमेशा राधा घर की सफाई में लगी ही रहती। अरे ओ मीनू, ये पूरा बागीचा साफ कर दे, बहुत बुरा लग रहा है, हर जगह पत्ते पड़े हैं। ठीक है माँ जी, अभी साफ कर देती हूँ। बेचारी राधा हर समय काम में ही लगी रहती। आज खाने में पनीर की सब्जी, लच्छा पराठा बना देना। ठीक है माँ जी। राधा का पूरा दिन बस काम करने में ही निकल जाता। राधा का एक भाई था, अंश, जो कभी कभार उससे मिलने के लिए आ जाया करता था। ओ बहू, देख तेरा भाई मिलने आया है। राधा अपने भाई अंश को देखकर बहुत खुश हो जाती है। राधा की पूरी थकावट उसे देखते ही दूर हो जाती है। राधा का पति रमेश अपनी माँ के सामने कुछ नहीं बोल सकता था। राखी के दिन राधा अपने भाई का इंतजार करने लगी। क्या हुआ, आज तेरा भाई नहीं आया? देर शाम अंश उसके घर आता है। राधा ने खुशी खुशी अपने भाई के हाथ में राखी बांधी। अंश घर से बाहर गया और 2 आदमी तोहफा लेकर अंदर आए। राधा ने तोहफा खोला तो उसके अंदर एक वॉशिंग मशीन निकली। वॉशिंग मशीन देखकर राधा बहुत खुश हो जाती है और उसकी सास भी। अरे भाई, तूने बहुत अच्छा किया ये मशीन देकर। आधा काम निपट ही गया समझो। अब तो बस घर के बर्तन, घर का खाना ही बचा है। अभी राधा ने ऐसा सोचा ही था, अपने भाई से कहा ही था कि अचानक घर का पूरा काम हो जाता है, खाना बनकर तैयार हो जाता है और बर्तन धुल जाते हैं। ये सब देखकर राधा और उसका भाई, उसकी सास बिल्कुल हैरान रह जाते हैं। अरे भाई, ये कैसे हो सकता है? अभी तो हम बात ही कर रहे हैं और काम भी हो गया। तभी अचानक मशीन से आवाज आती है। ये मैंने किया है। मैं हूँ वॉशिंग मशीन जो अंश लेकर आया है। मैं कोई आम मशीन नहीं, जादुई मशीन हूँ। अंश तुम्हारा बहुत अच्छा भाई है, वो तुम्हें दुखी नहीं देख सकता। आज से तुम्हारा सारा काम मैं ही करूँगी। जादुई मशीन पाकर राधा, उसकी सास और अंश बहुत खुश हो जाते हैं और उनका सारा काम करने के लिए अब मशीन जो आ जाती है। इसीलिए कहते हैं, मन से खरीदी हर चीज हमेशा फलदायक होती है। एक गांव में निशा नाम की एक खूबसूरत लड़की रहती थी। वो बहुत प्यारी थी, खूबसूरत थी और शैतान भी। एक दिन उसकी माँ उससे कहती है, तेरी शादी एक चितकबरे से हो गई तो सोच क्या होगा? माँ, मुझे तो एक सुंदर नौजवान चाहिए। मैं किसी ऐसे वैसे लड़के से शादी करने वाली नहीं। निशा को अपनी खूबसूरती पर बहुत नाज था। एक दिन रसोई घर में काम करते वक्त निशा का पैर फिसल जाता है और पतीले में पड़ा गर्म दूध उसके चेहरे पर गिर जाता है। बहुत इलाज कराने के बावजूद निशा का चेहरा बहुत अजीब हो जाता है, जगह जगह से जल जाता है। अब मुझसे कौन शादी करेगा माँ? मेरा चेहरा बुरी तरह जल चुका है। मैं जीना नहीं चाहती माँ। निशा बहुत उदास हो जाती है। उसके घर के सभी सदस्य उदास रहने लगते हैं। एक दिन निशा नदी में छलांग लगाने के लिए चली जाती है। वहाँ उसे एक साधु बाबा तपस्या करते हुए दिखते हैं और उसे रोक लेते हैं। पर बाबा, मैं जीना नहीं चाहती। मेरा चेहरा देखकर कोई मुझसे शादी नहीं करेगा। सुनो बेटी, प्रेम रूप पर निर्भर नहीं होता।
अगर प्रेम रूप पर निर्भर है तो रूप खत्म होते ही प्रेम भी खत्म हो जाता है। ये प्रेम असली प्रेम नहीं होता। ये बड़ी बड़ी बातें मैं नहीं समझती। मुझे बस मेरा चेहरा ठीक चाहिए। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? साधु बाबा निशा को एक जादुई आईना देते हैं। ठीक है बच्चा, ये लो शीशा। इस शीशे से तुम जो मर्जी रूप धारण कर सकती हो। सच? निशा आईना लेकर घर पहुंचती है। कुछ दिनों में उसका चेहरा पहले से भी ज्यादा खूबसूरत हो जाता है। अरे वाह जादुई आईने, तूने तो मुझे पहले से भी ज्यादा खूबसूरत बना दिया। एक अच्छे लड़के से निशा की शादी हो जाती है। शादी के बाद अचानक एक बीमारी के कारण निशा का चेहरा पीला पड़ जाता है। उसके चेहरे पर बड़े बड़े फोड़े और फुंसियां निकल आते हैं। उसकी खूबसूरती चली जाती है। यह सब देखकर अब उसे कोई पसंद नहीं करता। उसका पति अब उसे पहले की तरह चाहता भी नहीं। ये फिर से क्या हो गया मेरे चेहरे को? जादुई आईने, मेरी मदद करो, मुझे पहले जैसा खूबसूरत बना दो। आईना कुछ ही दिनों में फिर से निशा को खूबसूरत बना देता है। उसका पति फिर से उसे चाहने लगता है। लेकिन यह सब देखकर निशा को निराशा होती है। तो क्या मेरे पति केवल मेरी खूबसूरती से प्रेम करते हैं? बाबा ने ठीक ही कहा था। निशा आईना लेकर बाबा के पास पहुंचती है। बाबा जी, ये आईना आप ही रखिए। अब मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं। आईने, मुझे मेरा चेहरा लौटा दो। बाबा जी, अब मुझे इस आईने की कोई जरूरत नहीं। मैं सच्चे ज्ञान को समझ चुकी हूँ। अगर मेरे पति इसी रूप में मेरे साथ रहना चाहेंगे तो ठीक, वरना मैं जैसी हूँ मैं बहुत खुश हूँ।